पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन बटा परिचय। Q1 पीएमएलए क्या है? उत्तर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भारत का एक कानून है जिसका उद्देश्य धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अवैध धन को जब्त करना तथा इससे जुड़े अपराधों पर नियंत्रण करना है। Q2 धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? उत्तर अवैध तरीकों से अर्जित धन को वैध दिखाने की प्रक्रिया को धन शोधन कहा जाता है। Q3 पीएमएलए अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर ये अधिनियम वर्ष 2002 में पारित हुआ और 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ। Q4 पीएमएलए का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर धन शोधन को रोकना, अवैध संपत्ति की कुर्की और जब्ती, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों पर दंड, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन। Q5 पीएमएलए किस पर लागू होता है? उत्तर ये अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है तथा भारत के बाहर किए गए उन अपराधों पर भी लागू हो सकता है जिनका प्रभाव भारत में पड़ता है। Q6 पीएमएलए के अंतर्गत अपराध को क्या कहा जाता है? उत्तर पीएमएलए के अंतर्गत अपराध को धन शोधन का अपराध, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। Q7 पीएमएलए के अंतर्गत अनुसूचित अपराध, शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है? उत्तर वे अपराध जो पीएमएलए की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जैसे भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवादी वित्तपोषण, धोखाधड़ी, जालसाजी आदि। Q8 पीएमएलए के तहत कौन सी एजेंसी जांच करती है? उत्तर प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एड पीएमएलए के तहत जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है। Q9 क्या पीएमएलए एक दंडात्मक कानून है? उत्तर हां, पीएमएलए एक दंडात्मक और निवारक दोनों प्रकार का कानून है। Q10 पीएमएलए का महत्व क्यों है? उत्तर ये कानून आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण, वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 2 डेफिनेशंस बटा परिभाषाएं। Q1 पीएमएलए की धारा 2 का उद्देश्य क्या है? उत्तर धारा 2 में पीएमएलए में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों और अभिव्यक्तियों की कानूनी परिभाषाएं दी गई हैं, जिससे अधिनियम की सही व्याख्या और क्रियान्वयन हो सके। Q2 धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा क्या है? सेक्शन 2(1) पी। उत्तर अवैध गतिविधियों से अर्जित धन को छिपाना, उपयोग करना, स्थानांतरित करना या उसे वैध दिखाने का प्रयास करना धन शोधन कहलाता है। Q3 अपराध से अर्जित संपत्ति, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? सेक्शन 2(1) यू। उत्तर किसी अनुसूचित अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति को अपराध से अर्जित संपत्ति कहा जाता है। Q4 अनुसूचित अपराध, शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है? सेक्शन 2(1) वाई। उत्तर वे अपराध जो पीएमएलए की अनुसूची, शेड्यूल में सूचीबद्ध है, अनुसूचित अपराध कहलाते हैं। Q5 संपत्ति, प्रॉपर्टी की परिभाषा क्या है? सेक्शन 2(1) वी। उत्तर संपत्ति में चल, मूर्त, नकद, बैंक बैलेंस, प्रतिभूतियां और डिजिटल संपत्ति सभी शामिल है। Q6 व्यक्ति, पर्सन में कौन शामिल होते हैं? सेक्शन 2(1) एस। उत्तर व्यक्ति, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म,
एसोसिएशन या व्यक्तियों का समूह। ट्रस्ट, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। Q7, क्लाइंट, क्लाइंट से क्या अभिप्राय है? सेक्शन 2(1) हाँ। उत्तर, वो व्यक्ति जो किसी रिपोर्टिंग इकाई से वित्तीय सेवा या लेन देन करता है। Q8, रिपोर्टिंग इकाई, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होती है? सेक्शन 2(1) WA। उत्तर, बैंक, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ, इंटरमीडियरीज, जो सरकार को संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करते हैं। Q9, अधिकारित अधिकारी, ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है? उत्तर, वो अधिकारी जिसे PMLA के तहत तलाशी, जब्ती, कुर्की या जांच के लिए अधिकार दिए गए हों। Q10, PMLA के अंतर्गत जांच एजेंसी कौन है? उत्तर, PMLA के अंतर्गत मुख्य जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। Q11, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की परिभाषा क्या है? उत्तर, रिकॉर्ड में दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, बैंक रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। Q12, सेक्शन 2 क्यों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? उत्तर, क्योंकि PMLA के सभी अधिकार, दंड और प्रक्रियाएं इन्हीं परिभाषाओं पर आधारित होती है। PMLA FAQ सेक्शन 3 ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। Q1, PMLA की धारा 3 क्या बताती है? उत्तर, धारा 3 ये परिभाषित करती है कि धन शोधन का अपराध क्या है और किन कृत्यों को मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा। Q2, धारा 3 के अनुसार धन शोधन का अपराध कब बनता है? उत्तर, जब कोई व्यक्ति अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, को छिपाता है, रखता है, उपयोग करता है, अधिग्रहित करता है, स्थानांतरित करता है या उसे वैध दिखाने का प्रयास करता है। Q3, क्या केवल संपत्ति रखना भी अपराध है? उत्तर, हां, संपत्ति को जानबूझकर रखना या उपयोग करना भी धारा 3 के अंतर्गत अपराध है। Q4, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का क्या अर्थ है? उत्तर, यदि कोई व्यक्ति सीधे या किसी अन्य के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में शामिल है तो वो अपराधी माना जाएगा। Q5, क्या केवल अपराध की आय, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से संबंध होना पर्याप्त है? उत्तर, हां, यदि व्यक्ति को पता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि संपत्ति अपराध से अर्जित है तो अपराध बनता है। Q6, क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक सतत अपराध, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है? उत्तर, हां, जब तक अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग, छिपाव या वैधीकरण जारी रहता है, ये अपराध बना रहता है। Q7, क्या मूल, स्केड्यूल्ड अपराध में दोष सिद्धि आवश्यक है? उत्तर, नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही अनुसूचित अपराध की ट्रायल से स्वतंत्र हो सकती है। Q8, क्या संपत्ति का रूप बदलने से अपराध समाप्त हो जाता है? उत्तर, नहीं, संपत्ति चाहे किसी भी रूप में बदली जाए, यदि वो अपराध से अर्जित है तो PMLA लागू रहेगा। Q9, धारा 3 में 2019 का संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, संशोधन के बाद रखना, उपयोग करना और वैध दिखाना स्पष्ट रूप से जोड़ा गया, जिससे कानून और सख्त हुआ। Q10, क्या मनी लॉन्ड्रिंग केवल धन तक सीमित है? उत्तर, नहीं, इसमें चल, मूर्त, डिजिटल संपत्ति सभी शामिल है। Q11, धारा 3 और धारा 4 में क्या अंतर है? उत्तर, धारा 3 अपराध की परिभाषा, धारा 4 अपराध की सजा, पनिशमेंट। Q12, परीक्षा की दृष्टि से धारा 3 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उत्तर, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम प्लस इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट
प्लस प्रोसेस एक्टिविटी मनी लॉन्ड्रिंग। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 4 पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। Q1 पीएमएलए की धारा 4 क्या बताती है? उत्तर, धारा 4 धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए दंड पनिशमेंट का प्रावधान करती है। Q2 धारा 4 के अंतर्गत सजा क्या है? उत्तर, कारावास रिगरस इम्प्रिजनमेंट न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक। जुर्माना फाइन लगाया जा सकता है, कोई ऊपरी सीमा नहीं। Q3 एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े मामलों में सजा क्या होती है? उत्तर, यदि मनी लॉन्ड्रिंग एनडीपीएस एक्ट के अपराध से संबंधित है तो कारावास अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकता है। Q4 क्या न्यूनतम सजा अनिवार्य है? उत्तर, हां, धारा 4 में न्यूनतम 3 वर्ष का कठोर कारावास अनिवार्य है। Q5 क्या जुर्माना और कारावास दोनों हो सकते हैं? उत्तर, हां, न्यायालय कारावास के साथ जुर्माना भी लगा सकता है। Q6 क्या प्रोबेशन का लाभ मिल सकता है? उत्तर, नहीं, पीएमएलए के गंभीर अपराध होने के कारण सामान्यतः प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाता। Q7 क्या धारा 4 में कंपाउंडिंग की अनुमति है? उत्तर, नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग गैर समझौतावादी नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। Q8 क्या जुर्माने की कोई अधिकतम सीमा तय है? उत्तर, नहीं, कानून में जुर्माने की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। Q9 धारा 3 और धारा 4 का संबंध क्या है? उत्तर, धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग अपराध की परिभाषा, धारा 4 उसी अपराध के लिए सजा। Q10 क्या धारा 4 केवल दोष सिद्धि कन्विक्शन के बाद लागू होती है? उत्तर, हां, सजा तभी दी जाती है जब न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि हो जाती है। Q11 परीक्षा में धारा 4 से अक्सर क्या पूछा जाता है? उत्तर, न्यूनतम व अधिकतम सजा, एनडीपीएस मामलों में अलग सजा, जुर्माने की सीमा, धारा 3-4 का अंतर। Q12 एक पंक्ति में धारा 4 का सार। उत्तर, धन शोधन के लिए न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7/10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माना। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 5 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। Q1 पीएमएलए की धारा 5 किससे संबंधित है? उत्तर, धारा 5 अपराध से अर्जित संपत्ति प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की अस्थायी कुर्की प्रोविजनल अटैचमेंट से संबंधित है। Q2 अस्थायी कुर्की प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होती है? उत्तर, ये एक अस्थायी कार्रवाई है जिसमें संपत्ति को बेचना, स्थानांतरित करना या नष्ट करना रोक दिया जाता है ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। Q3 धारा 5 के अंतर्गत कुर्की कौन कर सकता है? उत्तर, धारा 5 के अंतर्गत कुर्की का आदेश एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अधिकृत अधिकारी देता है। Q4 कुर्की से पहले कौन सी शर्तें आवश्यक है? उत्तर, अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि संपत्ति अपराध से अर्जित है और संपत्ति को छिपाया, स्थानांतरित या नष्ट किया जा सकता है। Q5 क्या रीजन टू बिलीव लिखित होना चाहिए? उत्तर, हां, कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। Q6 धारा 5 के तहत कुर्की कितने समय के लिए होती है? उत्तर, अस्थायी कुर्की अधिकतम 180 दिनों पहले 90 दिन तक वैध रहती है। Q7 कुर्की के बाद अगला कदम क्या होता है? उत्तर, कुर्की आदेश की प्रति एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजी जाती है जो आगे की वैधता तय करती है। Q8 क्या एफआईआर या चार्जशीट जरूरी है? उत्तर,
सामान्यतः अनुसूचित अपराध में मामला दर्ज होना चाहिए, परंतु तत्काल कुर्की विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है। Q9, क्या धारा 5 के तहत संपत्ति जब्त सीज भी की जाती है? उत्तर नहीं, धारा 5 केवल अस्थायी कुर्की की अनुमति देती है। अंतिम जब्ती धारा 8 के अंतर्गत होती है। Q10, क्या आरोपी को कुर्की से पहले सुनवाई का अवसर मिलता है? उत्तर नहीं, कुर्की एकतरफा एक्स पार्टी की जा सकती है, पर बाद में सुनवाई का अवसर दिया जाता है। Q11, क्या धारा 5 का आदेश न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? उत्तर हां, आदेश को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल और आगे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। Q12, परीक्षा की दृष्टि से धारा 5 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उत्तर रीजन टू बिलीव प्लस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम प्लस 180 डेज प्रोविजनल अटैचमेंट। एक पंक्ति में धारा 5 का सार। उत्तर धारा 5 के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्ति की 180 दिनों तक अस्थायी कुर्की की जाती है। PMLA FAQ सेक्शन 6 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Q1, PMLA की धारा 6 किस विषय से संबंधित है? उत्तर धारा 6 निर्णायक प्राधिकरण एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की स्थापना, संरचना और अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। Q2, निर्णायक प्राधिकरण एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? उत्तर ये एक वैधानिक निकाय है जो PMLA के तहत अस्थायी कुर्की, जब्ती और संपत्ति की वैधता पर निर्णय देता है। Q3, निर्णायक प्राधिकरण का गठन कौन करता है? उत्तर निर्णायक प्राधिकरण का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। Q4, निर्णायक प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर इसमें एक अध्यक्ष, चेयरपर्सन और 2 अन्य सदस्य होते हैं। Q5, निर्णायक प्राधिकरण के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? उत्तर सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कानून, वित्त, प्रशासन या लेखा का पर्याप्त अनुभव हो। Q6, निर्णायक प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर धारा 5 के तहत की गई अस्थायी कुर्की की पुष्टि या निरस्तीकरण, संपत्ति के अपराध से अर्जित होने का निर्धारण, आगे की जब्ती वापसी की प्रक्रिया तय करना। Q7, क्या निर्णायक प्राधिकरण न्यायालय है? उत्तर नहीं, ये न्यायालय नहीं है, लेकिन इसे सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त है। Q8, निर्णायक प्राधिकरण किन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? उत्तर समन जारी करना, दस्तावेज मंगाना, शपथ पर बयान लेना, रिकॉर्ड की जांच करना। Q9, निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है? उत्तर निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील अपीलेट ट्राइब्यूनल धारा 25 में की जाती है। Q10, क्या आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाता है? उत्तर हां, निर्णायक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का अवसर देता है। Q11, धारा 6 और धारा 8 में क्या अंतर है? उत्तर धारा 6 निर्णायक प्राधिकरण की स्थापना, धारा 8 कुर्की की पुष्टि, जब्ती और संपत्ति की वापसी। Q12, परीक्षा की दृष्टि से धारा 6 का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उत्तर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस चेयरपर्सन मेंबर्स प्लस कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट। PMLA FAQ सेक्शन 7 स्टाफ ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Q1, PMLA की धारा 7 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 7 निर्णायक प्राधिकरण एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों, स्टाफ की नियुक्ति और कार्य से संबंधित है। Q2, निर्णायक प्राधिकरण के स्टाफ की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर
निर्णायक प्राधिकरण के स्टाफ की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। Q3 धारा 7 के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं? उत्तर सचिव, अन्य अधिकारी, सहायक कर्मचारी जो निर्णायक प्राधिकरण के कार्य में सहायता करते हैं। Q4 स्टाफ का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर मामलों की फाइलिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन, सुनवाई की प्रक्रिया में सहायता, आदेशों के क्रियान्वयन में सहयोग। Q5 क्या स्टाफ स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है? उत्तर नहीं, स्टाफ केवल सहायक भूमिका निभाता है। निर्णय लेने का अधिकार केवल निर्णायक प्राधिकरण को होता है। Q6 क्या स्टाफ केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है? उत्तर हां, स्टाफ केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। Q7 धारा 6 और धारा 7 में क्या अंतर है? उत्तर धारा 6 निर्णायक प्राधिकरण की स्थापना और संरचना, धारा 7 निर्णायक प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी। Q8 क्या धारा 7 में शक्तियों का उल्लेख है? उत्तर नहीं, धारा 7 केवल नियुक्ति और सहायता व्यवस्था से संबंधित है। शक्तियां धारा 6 और 8 में दी गई है। Q9 परीक्षा में धारा 7 से किस प्रकार का प्रश्न आता है? उत्तर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का स्टाफ कौन नियुक्त करता है? सेक्शन 7 किससे संबंधित है? एक पंक्ति में धारा 7 का सार। उत्तर धारा 7 के अंतर्गत निर्णायक प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। PMLA FAQ सेक्शन 8 एजुडिकेशन कॉन्फिस्केशन। Q1 PMLA की धारा 8 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 8 अस्थायी कुर्की सेक्शन 5 के बाद की प्रक्रिया, सुनवाई, पुष्टि, जब्ती, कॉन्फिस्केशन या संपत्ति की वापसी से संबंधित है। Q2 धारा 8 की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? उत्तर जब एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को धारा 5 के अंतर्गत कुर्की आदेश प्राप्त होता है। Q3 धारा 8(1) के अंतर्गत पहला कदम क्या होता है? उत्तर निर्णायक प्राधिकरण संबंधित व्यक्ति को शो कॉज नोटिस जारी करता है कि संपत्ति को अपराध से अर्जित क्यों न माना जाए। Q4 क्या आरोपी को सुनवाई का अवसर दिया जाता है? उत्तर हां, धारा 8 के अंतर्गत लिखित, जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है। Q5 धारा 8(2) में क्या प्रावधान है? उत्तर यदि प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि संपत्ति प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो वह अस्थायी कुर्की की पुष्टि कन्फर्मेशन ऑफ अटैचमेंट कर देता है। Q6 पुष्टि के बाद संपत्ति का क्या होता है? उत्तर पुष्टि के बाद संपत्ति मुग्ध में ट्रायल के अंतिम निर्णय तक कुर्क रहती है। Q7 धारा 8(3) का क्या महत्व है? उत्तर यह धारा बताती है कि पुष्टि की गई कुर्की ट्रायल समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। Q8 धारा 8(5) में क्या प्रावधान है? उत्तर यदि न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो संपत्ति केंद्र सरकार को जब्त कॉन्फिस्केटेड कर ली जाती है। Q9 यदि आरोपी बरी एक्विटेड हो जाए तो क्या होगा? उत्तर धारा 8(6) के अनुसार संपत्ति कानूनी मालिक को वापस कर दी जाती है। Q10 क्या धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति का प्रबंधन भी होता है? उत्तर हां, पुष्टि के बाद संपत्ति का प्रबंधन और संरक्षण सरकार द्वारा किया जाता है। आगे की प्रक्रिया धारा 9-10 में है। Q11 धारा 5 और धारा 8 में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर धारा 5 धारा 8
अस्थायी कुर्की, पुष्टि बटा जब्ती, जांच चरण, निर्णय चरण, एड अधिकारी, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Q12 परीक्षा की दृष्टि से धारा 8 का सबसे महत्वपूर्ण फ्लो। उत्तर अटैचमेंट 5, नोटिस 8, 1, हियरिंग कंफर्मेशन 8, 2, कन्विक्शन कॉन्फिस्केशन 8, 5, एक्विटल रिलीज 8, 6। एक पंक्ति में धारा 8 का सार। उत्तर धारा 8 के अंतर्गत कुर्क संपत्ति की सुनवाई, पुष्टि, जब्ती या वापसी का निर्णय होता है। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 9 वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी। Q1 पीएमएलए की धारा 9 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 9 जब्त, कॉन्फिस्केटेड संपत्ति के निहित होने, वेस्टिंग से संबंधित है। Q2 वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का क्या अर्थ है? उत्तर जब किसी संपत्ति को कानूनन जब्त कर लिया जाता है और वो पूरी तरह सरकार की संपत्ति बन जाती है, इसे वेस्टिंग कहते हैं। Q3 धारा 9 कब लागू होती है? उत्तर जब धारा 8, 5 के तहत न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि हो जाती है और संपत्ति जब्त कर ली जाती है। Q4 जब्त संपत्ति किसके पास निहित होती है? उत्तर जब्त संपत्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निहित हो जाती है। Q5 क्या निहित संपत्ति पर किसी का अधिकार शेष रहता है? उत्तर नहीं, वेस्टिंग के बाद पूर्व मालिक या किसी तीसरे पक्ष का कोई अधिकार नहीं रहता। Q6 क्या संपत्ति सभी प्रकार की हो सकती है? उत्तर हां, चल बटा अचल, मूर्त बटा अमूर्त, नकद, बैंक बैलेंस, प्रतिभूतियां, डिजिटल संपत्ति। Q7 क्या धारा 9 में संपत्ति के प्रबंधन का प्रावधान है? उत्तर नहीं, प्रबंधन का प्रावधान धारा 10 में दिया गया है। Q8 धारा 8 और धारा 9 में अंतर क्या है? उत्तर धारा 8 जब्ती, कॉन्फिस्केशन का निर्णय, धारा 9 जब्त संपत्ति का सरकार में निहित होना। Q9 क्या धारा 9 स्वतः लागू होती है? उत्तर हां, जैसे ही धारा 8, 5 के तहत जब्ती होती है, धारा 9 स्वतः प्रभावी हो जाती है। Q10 परीक्षा में धारा 9 से किस प्रकार का प्रश्न आता है? उत्तर कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी किस में वेस्ट होती है? सेक्शन 9 पीएमएलए किससे संबंधित है? एक पंक्ति में धारा 9 का सार। उत्तर धारा 9 के तहत जब्त संपत्ति केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 10 मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। Q1 पीएमएलए की धारा 10 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 10 जब्त, कॉन्फिस्केटेड संपत्ति के प्रबंधन, संरक्षण और देखरेख से संबंधित है। Q2 धारा 10 कब लागू होती है? उत्तर जब संपत्ति धारा 8, 5 के अंतर्गत जब्त होकर धारा 9 के तहत सरकार में निहित हो जाती है। Q3 जब्त संपत्ति का प्रबंधन कौन करता है? उत्तर जब्त संपत्ति का प्रबंधन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी करता है। Q4 प्रबंधन में कौन कौन से कार्य शामिल होते हैं? उत्तर संपत्ति का संरक्षण, रखरखाव, सुरक्षा, आवश्यक होने पर नीलामी निस्तारण नियमों के अनुसार। Q5 क्या सभी प्रकार की संपत्तियां धारा 10 के अंतर्गत आती हैं? उत्तर हां, चल और अचल संपत्ति, नकद, बैंक बैलेंस, शेयर, प्रतिभूतियां, डिजिटल बटा अमूर्त संपत्ति। Q6 क्या संपत्ति का निस्तारण, डिस्पोजल किया जा सकता है? उत्तर हां,
केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार संपत्ति का निस्तारण किया जा सकता है। Q7 धारा 9 और धारा 10 में क्या अंतर है? उत्तर धारा 9 संपत्ति का सरकार में निहित होना, वेस्टिंग। धारा 10 उस संपत्ति का प्रबंधन और देखरेख। Q8 क्या धारा 10 अस्थायी कुर्की पर लागू होती है? उत्तर नहीं, धारा 10 केवल जब्त, कॉन्फिस्केटेड संपत्ति पर लागू होती है, न कि अस्थायी कुर्की पर। Q9 परीक्षा में धारा 10 से किस प्रकार का प्रश्न आता है? उत्तर कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट किस धारा में है? सेक्शन 10 PMLA किससे संबंधित है? Q10 एक पंक्ति में धारा 10 का सार। उत्तर धारा 10 के तहत जब्त संपत्ति का प्रबंधन और निस्तारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। PMLA FAQ सेक्शन 11 पावर रिगार्डिंग समन्स। Q1 PMLA की धारा 11 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 11 PMLA के अंतर्गत समन्स जारी करने की शक्ति से संबंधित है। Q2 समन जारी करने का अधिकार किसे है? उत्तर PMLA के तहत अधिकृत अधिकारी, विशेष रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी समन जारी कर सकते हैं। Q3 समन किस उद्देश्य से जारी किया जाता है? उत्तर किसी व्यक्ति की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए, दस्तावेज, रिकॉर्ड या साक्ष्य प्रस्तुत कराने के लिए, जांच से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए। Q4 क्या समन पाने वाला व्यक्ति उपस्थित होना अनिवार्य है? उत्तर हां, समन मिलने पर व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना अनिवार्य है। Q5 क्या दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है? उत्तर हां, समन में जिन दस्तावेजों या रिकॉर्ड की मांग की गई है उन्हें प्रस्तुत करना कानूनी दायित्व है। Q6 क्या समन की कार्यवाही न्यायिक मानी जाती है? उत्तर हां, धारा 11 के अंतर्गत की गई कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। Q7 समन की अवहेलना करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर समन की अवहेलना करने पर IPC की संबंधित धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। Q8 क्या महिला को समन कार्यालय में बुलाया जा सकता है? उत्तर आमतौर पर महिलाओं से पूछताछ उनके निवास स्थान पर की जाती है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। Q9 क्या समन के दौरान दिया गया बयान साक्ष्य माना जाता है? उत्तर हां, समन के तहत दिया गया बयान कानूनी साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। Q10 धारा 11 और धारा 50 में क्या अंतर है? उत्तर धारा 11 समन जारी करने की सामान्य शक्ति, धारा 50 समन, बयान और दस्तावेज मांगने की विस्तृत प्रक्रिया व शक्तियां। Q11 परीक्षा में धारा 11 से किस प्रकार का प्रश्न आता है? उत्तर PMLA में समन जारी करने की शक्ति किस धारा में है? क्या PMLA के तहत समन न्यायिक कार्यवाही है? एक पंक्ति में धारा 11 का सार। उत्तर धारा 11 के तहत PMLA अधिकारी जांच हेतु समन जारी कर सकते हैं और ये न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। PMLA FAQ सेक्शन 12 ऑब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज। Q1 PMLA की धारा 12 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 12 रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ पर लगाए गए कानूनी दायित्वों से संबंधित है। Q2 रिपोर्टिंग एंटिटी से क्या अभिप्राय है? उत्तर वे संस्थाएं जो ग्राहकों के वित्तीय लेन देन करती हैं और जिन पर संदिग्ध निर्धारित लेन देन की रिपोर्टिंग का दायित्व होता है। Q3 धारा 12 के अंतर्गत मुख्य दायित्व क्या है? उत्तर रिपोर्टिंग एंटिटी को रिकॉर्ड बनाए रखना, लेन देन की रिपोर्ट देना,
ग्राहक की पहचान सत्यापित केवाईसी करना। रिकॉर्ड निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। Q4 कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है? उत्तर सभी वित्तीय लेन देन, संदिग्ध लेन देन STR, उच्च मूल्य वाले लेन देन, ग्राहक पहचान दस्तावेज KYC। Q5 ये रिकॉर्ड कितने समय तक सुरक्षित रखने होते हैं? उत्तर आमतौर पर 5 वर्ष तक, लेन देन समाप्त होने खाता बंद होने के बाद, जैसा कि नियमों में निर्धारित है। Q6 रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? उत्तर निर्धारित प्राधिकरण को, जो PMLA के अंतर्गत कार्य करता है, FIU के माध्यम से, और जांच की स्थिति में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी उपलब्ध कराई जाती है। Q7 KYC का क्या महत्व है? उत्तर KYC से फर्जी बेनामी खातों की पहचान, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण की रोकथाम, वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। Q8 क्या गोपनीयता सीक्रेसी का पालन करना होता है? उत्तर हां, रिपोर्टिंग के संबंध में ग्राहक को सूचित नहीं किया जा सकता। टिपिंग ऑफ निषिद्ध है। Q9 धारा 12 का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? उत्तर उल्लंघन पर धारा 13 के तहत जुर्माना, निर्देश चेतावनी, सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। Q10 क्या सभी बैंकों और NBFCs पर धारा 12 लागू होती है? उत्तर हां, सभी रिपोर्टिंग एंटिटीज पर यह धारा लागू होती है। Q11 परीक्षा में धारा 12 से क्या क्या पूछा जाता है? उत्तर रिपोर्टिंग एंटिटी के दायित्व, KYC रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखने की अवधि, उल्लंघन पर दंड सेक्शन 13 से लिंक, PMLA FAQ सेक्शन 13 पेनल्टीज ऑन रिपोर्टिंग एंटिटीज। Q1 PMLA की धारा 13 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 13 उन शक्तियों से संबंधित है जिनके अंतर्गत प्राधिकरण रिपोर्टिंग एंटिटीज पर जुर्माना व अन्य दंड लगा सकता है। Q2 धारा 13 कब लागू होती है? उत्तर जब कोई रिपोर्टिंग एंटिटी धारा 12 के दायित्वों का पालन नहीं करती। Q3 दंड लगाने का अधिकार किसे है? उत्तर ये अधिकार निर्धारित प्राधिकरण को है जो PMLA के अंतर्गत कार्य करता है। जांच कार्रवाई में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भूमिका भी हो सकती है। Q4 धारा 13 के अंतर्गत कौन कौन से दंड लगाए जा सकते हैं? उत्तर प्राधिकरण, लिखित चेतावनी वार्निंग, निर्देश डायरेक्शंस, जुर्माना फाइन, नियमित अनुपालन का आदेश दे सकता है। Q5 जुर्माने की अधिकतम सीमा क्या है? उत्तर धारा 13 के तहत जुर्माना 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक लगाया जा सकता है प्रत्येक उल्लंघन के लिए। Q6 क्या दंड लगाने से पहले सुनवाई होती है? उत्तर हां, रिपोर्टिंग एंटिटी को शो कॉज नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाता है। Q7 क्या दंड आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है? उत्तर हां, दंड आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील की जा सकती है। Q8 क्या धारा 13 केवल बैंकों पर लागू होती है? उत्तर नहीं, ये सभी रिपोर्टिंग एंटिटीज, बैंक, NBFC, FE, इंटरमीडियरीज पर लागू होती है। Q9 धारा 12 और धारा 13 में क्या अंतर है? उत्तर धारा 12 दायित्व ऑब्लिगेशंस, धारा 13 दायित्व न निभाने पर दंड पेनल्टी। Q10 परीक्षा में धारा 13 से क्या पूछा जाता है?
उत्तर अधिकतम जुर्माना। किस पर लागू? किस प्राधिकरण को शक्ति? धारा 12 से संबंध। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 14 नो सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन। Q1 पीएमएलए की धारा 14 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 14 ये प्रावधान करती है कि पीएमएलए के अंतर्गत किए गए कार्यों पर किसी भी दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। Q2 नो सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन का क्या अर्थ है? उत्तर इसका अर्थ है कि पीएमएलए के तहत कुर्की, जब्ती, जांच, आदेश को सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। Q3 धारा 14 का उद्देश्य क्या है? उत्तर पीएमएलए की कार्यवाही में अनावश्यक हस्तक्षेप रोकना, विशेष प्राधिकरणों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना, प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना। Q4 क्या सभी न्यायालयों का अधिकार समाप्त हो जाता है? उत्तर नहीं, केवल सिविल कोर्ट्स का अधिकार समाप्त होता है। विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट, अपीलेट ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का अधिकार बना रहता है। Q5 क्या पीएमएलए आदेशों के विरुद्ध कोई उपाय उपलब्ध है? उत्तर हां, उपाय इस प्रकार है: एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट बटा सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक अधिकार। Q6 क्या दीवानी वाद, सिविल सूट दायर किया जा सकता है? उत्तर नहीं, पीएमएलए से संबंधित मामलों में सिविल सूट बाढ़ है। Q7 धारा 14 किन कार्यों पर लागू होती है? उत्तर कुर्की, अटैचमेंट, जब्ती, कॉन्फिस्केशन, जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई, पीएमएलए अधिकारियों द्वारा किए गए आदेश। Q8 धारा 14 और धारा 41 का क्या अंतर है? उत्तर धारा 14 सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार समाप्त। धारा 41 कुछ कानूनों का पीएमएलए पर प्रभाव नहीं। Q9 परीक्षा में धारा 14 से किस प्रकार का प्रश्न आता है? उत्तर विच कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन अंडर पीएमएलए? सेक्शन 14 पीएमएलए रिलेट्स टू व्हाट? एक पंक्ति में धारा 14 का सार। उत्तर धारा 14 के तहत पीएमएलए से संबंधित मामलों में किसी भी सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं होता। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 15 पावर टू टेक पोजेशन। Q1 पीएमएलए की धारा 15 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 15 कुर्क पुष्ट, अटैच्ड कंफर्म्ड, संपत्ति का भौतिक कब्जा, पोजेशन लेने की शक्ति से संबंधित है। Q2 धारा 15 कब लागू होती है? उत्तर जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा धारा 8(2) के अंतर्गत कुर्की की पुष्टि हो जाती है। Q3 कब्जा लेने की शक्ति किसके पास है? उत्तर पीएमएलए के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, विशेष रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को संपत्ति का कब्जा लेने की शक्ति होती है। Q4 पोजेशन का क्या अर्थ है? उत्तर कब्जा लेने का अर्थ है संपत्ति को सील करना, नियंत्रण अपने हाथ में लेना, मालिक को उपयोग हस्तांतरण से रोकना। Q5 क्या कब्जा लेना अनिवार्य है? उत्तर हां, कुर्की की पुष्टि के बाद संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए कब्जा लिया जा सकता है। Q6 क्या कब्जा चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लिया जा सकता है? उत्तर हां, चल संपत्ति, नकद, वाहन, बैंक बैलेंस, अचल संपत्ति, भूमि, भवन। Q7 क्या कब्जा लेने से पहले नोटिस दिया जाता है? उत्तर
आमतौर पर नोटिस प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, जैसा कि नियमों में निर्धारित है। Q8 क्या कब्जा लेने के बाद संपत्ति जब्त कॉन्फिस्केटेड मानी जाती है? उत्तर नहीं। धारा 15 केवल कब्जा। धारा 8(5) दोष सिद्धि के बाद जब्ती। Q9 धारा 5, 8 और 15 का आपसी संबंध क्या है? उत्तर अटैचमेंट 5, कन्फर्मेशन 8, पोजेशन 15। Q10 क्या कब्जा लेने की कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है? उत्तर हां, वैधानिक उपाय अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, संवैधानिक अधिकार। Q11 परीक्षा में धारा 15 से क्या पूछा जाता है? उत्तर पावर टू टेक पोजेशन अंडर PMLA इज इन विच सेक्शन? व्हेन कैन पोजेशन बी टेकन? एक पंक्ति में धारा 15 का सार। उत्तर धारा 15 के तहत कुर्की की पुष्टि के बाद संपत्ति का कब्जा लिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो अगला भाग मैं बना सकता हूं। सेक्शन 17 18 सर्च सीजर बहुत महत्वपूर्ण। सेक्शन 19 अरेस्ट। सेक्शन 45 बेल ट्विन कंडीशंस। बस अगला सेक्शन नंबर बताइए। PMLA FAQ सेक्शन 16 पावर ऑफ सर्वे। Q1 PMLA की धारा 16 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 16 PMLA अधिकारियों को सर्वेक्षण सर्वे करने की शक्ति प्रदान करती है। Q2 सर्वे का क्या अर्थ है? उत्तर सर्वे का अर्थ है किसी स्थान पर जाना, रिकॉर्ड दस्तावेजों की जांच करना, सूचना एकत्र करना, बिना जब्ती या तलाशी के। Q3 सर्वेक्षण कौन कर सकता है? उत्तर PMLA के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, विशेष रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी सर्वे कर सकते हैं। Q4 सर्वेक्षण किन स्थानों पर किया जा सकता है? उत्तर किसी व्यावसायिक स्थान पर, ऐसी जगह जहां रिकॉर्ड या गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हो सकती है। Q5 सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? उत्तर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित तथ्य एकत्र करना, रिकॉर्ड की प्राथमिक जांच, आगे की कार्रवाई सर्च सीजर का आधार बनाना। Q6 क्या सर्वेक्षण के दौरान संपत्ति जब्त की जा सकती है? उत्तर नहीं। धारा 16 सर्वे में जब्ती की शक्ति नहीं है। जब्ती तलाशी केवल धारा 17 18 में संभव है। Q7 क्या सर्वेक्षण के लिए रीजन टू बिलीव आवश्यक है? उत्तर नहीं। सर्वे के लिए रीजन टू बिलीव आवश्यक नहीं है, जबकि सर्च धारा 17 में यह अनिवार्य है। Q8 क्या सर्वेक्षण के समय सहयोग करना अनिवार्य है? उत्तर हां, संबंधित व्यक्ति को रिकॉर्ड दिखाने, जानकारी देने में सहयोग करना अनिवार्य है। Q9 धारा 16 और धारा 17 में मुख्य अंतर क्या है? धारा 16 धारा 17 सर्वे सर्च सीजर बिना जब्ती, जब्ती की शक्ति, रीजन टू बिलीव आवश्यक नहीं, रीजन टू बिलीव अनिवार्य। Q10 क्या सर्वेक्षण की कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है? उत्तर हां, वैधानिक उपाय उपलब्ध है, पर सामान्यतः सर्वे को जांच की वैध प्रक्रिया माना जाता है। Q11 परीक्षा में धारा 16 से क्या पूछा जाता है? उत्तर पावर ऑफ सर्वे इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ PMLA? इज सीजर अलाउड ड्यूरिंग सर्वे अंडर PMLA? एक पंक्ति में धारा 16 का सार। उत्तर धारा 16 के तहत PMLA अधिकारी बिना जब्ती के सर्वेक्षण कर सकते हैं।
PMLA FAQ सेक्शन 17 सर्च सीजर। Q1 PMLA की धारा 17 किससे संबंधित है? उत्तर, धारा 17 PMLA अधिकारियों को तलाशी, सर्च और जब्ती, सीजर की शक्ति प्रदान करती है। Q2 तलाशी, सर्च का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी स्थान, भवन, वाहन या कार्यालय में जाकर। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति, रिकॉर्ड या दस्तावेज खोजने की प्रक्रिया को तलाशी कहते हैं। Q3 जब्ती, सीजर क्या होती है? उत्तर, तलाशी के दौरान प्राप्त अपराध से अर्जित संपत्ति या रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेना जब्ती कहलाता है। Q4 धारा 17 के अंतर्गत तलाशी और जब्ती कौन कर सकता है? उत्तर, PMLA के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, विशेष रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी। Q5 क्या तलाशी से पहले रीजन टू बिलीव आवश्यक है? उत्तर, हां। अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव, होना चाहिए कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त है और संबंधित रिकॉर्ड या संपत्ति छिपाई गई है। Q6 क्या रीजन टू बिलीव लिखित होना चाहिए? उत्तर, हां, कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। Q7 क्या मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है? उत्तर, नहीं। PMLA के तहत तलाशी बिना मजिस्ट्रेट वारंट के की जा सकती है। Q8 तलाशी के दौरान क्या क्या जब्त किया जा सकता है? उत्तर, अपराध से अर्जित संपत्ति, नकद, दस्तावेज बटा रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। Q9 तलाशी के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? उत्तर, जब्ती की रिपोर्ट, आदेश की प्रति एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजी जाती है। Q10 क्या तलाशी के दौरान कब्जा लिया जा सकता है? उत्तर, हां। रिकॉर्ड संपत्ति की जब्ती की जा सकती है। आगे चलकर धारा 15 के तहत कब्जा लिया जाता है। Q11 धारा 16 और धारा 17 में मुख्य अंतर क्या है? धारा 16, धारा 17 सर्वे, सर्च सीजर, बिना जब्ती, जब्ती की शक्ति, रीजन टू बिलीव नहीं, रीजन टू बिलीव अनिवार्य। Q12 क्या तलाशी की कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है? उत्तर, हां। अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, संवैधानिक अधिकार। Q13 परीक्षा में धारा 17 से क्या पूछा जाता है? उत्तर, रीजन टू बिलीव, बिना वारंट तलाशी, सर्वे और सर्च का अंतर, एड की शक्तियां। एक पंक्ति में धारा 17 का सार। उत्तर, धारा 17 के तहत रीजन टू बिलीव के आधार पर तलाशी और जब्ती की जा सकती है। PMLA FAQ सेक्शन 18 सर्च ऑफ पर्सन्स। Q1 PMLA की धारा 18 किससे संबंधित है? उत्तर, धारा 18 PMLA अधिकारियों को किसी व्यक्ति की तलाशी, पर्सनल सर्च लेने की शक्ति प्रदान करती है। Q2 सर्च ऑफ पर्सन्स का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी व्यक्ति के शरीर, कपड़ों, बैग या साथ मौजूद वस्तुओं की तलाशी लेकर। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति या दस्तावेज ढूंढना। Q3 धारा 18 के अंतर्गत तलाशी कौन ले सकता है? उत्तर, PMLA के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, विशेष रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी। Q4 व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले क्या शर्त है? उत्तर, अधिकारी को यह रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि व्यक्ति के पास मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति या रिकॉर्ड मौजूद है। Q5
क्या रीजन टू बिलीव लिखित होना आवश्यक है? उत्तर: हाँ, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य है। Q6: क्या महिला की तलाशी के लिए विशेष प्रावधान है? उत्तर: हाँ, महिला की तलाशी केवल महिला अधिकारी द्वारा की जा सकती है। Q7: तलाशी के दौरान क्या जब्ती सीजर की जा सकती है? उत्तर: हाँ, व्यक्ति के पास से प्राप्त अपराध से अर्जित संपत्ति या दस्तावेज जब्त किए जा सकते हैं। Q8: तलाशी के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? उत्तर: जब्ती का पंचनामा रिकॉर्ड, आदेश की प्रति एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजी जाती है। Q9: क्या मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है? उत्तर: नहीं, पीएमएलए के तहत बिना वारंट व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। Q10: धारा 17 और धारा 18 में अंतर क्या है? धारा 17: धारा 18: स्थान भवन की तलाशी, व्यक्ति की तलाशी, सर्च ऑफ प्लेस, सर्च ऑफ पर्सन, रिकॉर्ड संपत्ति, व्यक्ति के पास मौजूद वस्तुएं। Q11: क्या तलाशी की कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है? उत्तर: हां, अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, संवैधानिक अधिकार। Q12: परीक्षा में धारा 18 से क्या पूछा जाता है? उत्तर: सर्च ऑफ पर्सन अंडर पीएमएलए इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन? महिला तलाशी से संबंधित प्रावधान, सेक्शन 17 वर्सेस सेक्शन 18। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 19, पावर टू अरेस्ट। Q1: पीएमएलए की धारा 19 किससे संबंधित है? उत्तर: धारा 19 पीएमएलए अधिकारियों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार, अरेस्ट करने की शक्ति प्रदान करती है। Q2: गिरफ्तारी की शक्ति किसे प्राप्त है? उत्तर: पीएमएलए के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, विशेष रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी गिरफ्तारी कर सकते हैं। Q3: धारा 19 के तहत गिरफ्तारी कब की जा सकती है? उत्तर: जब अधिकारी को यह रीजन टू बिलीव हो कि व्यक्ति धन शोधन सेक्शन 3 के अपराध का दोषी है। Q4: क्या रीजन टू बिलीव लिखित होना आवश्यक है? उत्तर: हां, गिरफ्तारी से पहले कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना अनिवार्य है। Q5: क्या गिरफ्तारी के समय कारण बताना जरूरी है? उत्तर: हां, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना अनिवार्य है। Q6: क्या गिरफ्तारी के लिए वारंट आवश्यक है? उत्तर: नहीं, धारा 19 के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। Q7: गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को कहां पेश किया जाता है? उत्तर: गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। Q8: क्या महिला की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रावधान है? उत्तर: हां, सामान्यतः महिला की गिरफ्तारी दिन में की जाती है और महिला अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। Q9: क्या पीएमएलए में गिरफ्तारी अनिवार्य है? उत्तर: नहीं, गिरफ्तारी विवेकाधीन, डिस्क्रेशनरी शक्ति है, अनिवार्य नहीं। Q10: धारा 17/18 और धारा 19 में क्या अंतर है? धारा 17/18। धारा 19: तलाशी बटा जब्ती, गिरफ्तारी, संपत्ति रिकॉर्ड, व्यक्ति, जांच की शक्ति, दंडात्मक शक्ति। Q11: क्या गिरफ्तारी को चुनौती दी जा सकती है?
उत्तर हाँ, स्पेशल कोर्ट बटा हाई कोर्ट में। और जमानत हेतु सेक्शन 45 ट्विन कंडीशंस लागू होती है। Q12 परीक्षा में धारा 19 से क्या पूछा जाता है? उत्तर बिना वारंट गिरफ्तारी, रीजन टू बिलीव, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, 24 घंटे में पेशी, एड की गिरफ्तारी शक्ति। एक पंक्ति में धारा 19 का सार। उत्तर धारा 19 के तहत रीजन टू बिलीव के आधार पर पीएमएलए अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं। पीएमएलए सेक्शन 19 पावर टू अरेस्ट क्विक प्लस एडवांस्ड एफएक्यू। Q1 सेक्शन 19 पीएमएलए किससे संबंधित है? उत्तर पीएमएलए अधिकारियों की गिरफ्तारी करने की शक्ति से। Q2 गिरफ्तारी कौन कर सकता है? उत्तर केवल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का अधिकृत अधिकारी। Q3 गिरफ्तारी की अनिवार्य शर्तें, मैंडेटरी कंडीशंस। उत्तर 3 शर्तें अनिवार्य हैं। रीजन टू बिलीव होना चाहिए, कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाएं, आरोपी को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाए, इनमें से कोई भी ना हो, गिरफ्तारी अवैध मानी जा सकती है। Q4 क्या वारंट आवश्यक है? उत्तर नहीं, सेक्शन 19 के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी संभव है। Q5 गिरफ्तारी के बाद क्या अनिवार्य है? उत्तर 24 घंटे के भीतर स्पेशल कोर्ट बटा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी। Q6 क्या गिरफ्तारी अनिवार्य मैंडेटरी है? उत्तर नहीं, यह डिस्क्रेशनरी पावर है, हर केस में गिरफ्तारी जरूरी नहीं। Q7 महिला की गिरफ्तारी से जुड़ा नियम। उत्तर सामान्यतः दिन में गिरफ्तारी, महिला अधिकारी द्वारा। Q8 सेक्शन 19 और सीआरपीसी अरेस्ट में अंतर। सीआरपीसी पीएमएलए सेक्शन 19 एफआईआर आधारित, ईसर आधारित, पुलिस अरेस्ट, एड अरेस्ट, सामान्य अपराध, आर्थिक अपराध। Q9 सेक्शन 19 पर सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। उत्तर विजय मदन लाल चौधरी केस 2022। मुख्य बिंदु एड की गिरफ्तारी शक्ति संवैधानिक रूप से वैध, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना अनिवार्य, पीएमएलए एक विशेष कानून है। Q10 सेक्शन 19 प्लस सेक्शन 45 का लिंक। उत्तर गिरफ्तारी सेक्शन 45 ट्विन कंडीशंस ऑफ बेल लागू, बेल पाना कठिन। Q11 परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न। रीजन टू बिलीव, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, विदाउट वारंट अरेस्ट, 24 आवर्स प्रोडक्शन, डिस्क्रेशनरी पावर, विजय मदन लाल जजमेंट, 1 लाइन गोल्डन स्टेटमेंट, एग्जाम रेडी। सेक्शन 19 पीएमएलए empowers Ed to arrest without warrant on recorded reason to believe, subject to informing grounds of arrest। अगर आप चाहे तो अगला लॉजिकल सीक्वेंस मैं ऐसे बना सकता हूं। सेक्शन 20-21 रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, सेक्शन 24 बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 45 बेल ट्विन कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 20 रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। Q1 पीएमएलए की धारा 20 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 20 जब्त की गई संपत्ति, सीज्ड प्रॉपर्टी को रोके रखने, रिटेंशन की शक्ति से संबंधित है। Q2 रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी का क्या अर्थ है? उत्तर जब तलाशी जब्ती के बाद संपत्ति को जांच या निर्णय पूर्ण होने तक अपने कब्जे में बनाए रखना रिटेंशन कहलाता है। Q3 धारा 20 कब लागू होती है? उत्तर
जब धारा 17 के तहत संपत्ति जब्त की जाती है और मामला एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष लंबित होता है। Q4 संपत्ति को रोके रखने की अनुमति कौन देता है? उत्तर, जब्ती के बाद संपत्ति को 180 दिनों तक रोके रखने के लिए एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अनुमति आवश्यक होती है। Q5 संपत्ति कितने समय तक रिटेन की जा सकती है? उत्तर, अधिकतम 180 दिन या जब तक एजुडिकेशन बटा ट्रायल समाप्त न हो जाए। Q6 क्या बिना अनुमति संपत्ति रोकी जा सकती है? उत्तर, नहीं। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की स्वीकृति अनिवार्य है। Q7 क्या रिटेंशन अस्थायी कुर्की अटैचमेंट के समान है? उत्तर, नहीं। रिटेंशन सेक 20, अटैचमेंट सेक 5। जब्त संपत्ति, संपत्ति पर रोक, सर्च के बाद, जांच के दौरान, कब्जे में रखना, उपयोग रोकना। Q8 यदि संपत्ति अपराध से अर्जित न पाई जाए तो क्या होगा? उत्तर, यदि संपत्ति प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं पाई जाती, उसे कानूनी मालिक को वापस कर दिया जाता है। Q9 धारा 20 और धारा 21 में क्या अंतर है? उत्तर, धारा 20 संपत्ति को रोके रखना, धारा 21 रिकॉर्ड दस्तावेजों को रोके रखना। Q10 रिटेंशन की कार्रवाई कौन करता है? उत्तर, PMLA के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, विशेष रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अनुमति से। Q11 परीक्षा में धारा 20 से क्या पूछा जाता है? उत्तर, रिटेंशन पीरियड 180 डेज, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की भूमिका, रिटेंशन वर्सेस अटैचमेंट। सेक्शन 17 से लिंक, एक पंक्ति में धारा 20 का सार। उत्तर, धारा 20 के तहत जब्त संपत्ति को एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अनुमति से 180 दिनों तक रोका जा सकता है। अगर आप चाहें तो अगला भाग मैं तैयार कर सकता हूं। सेक्शन 21 रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, सेक्शन 24 बर्डन ऑफ प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 45 बेल ट्विन कंडीशंस, मोस्ट आस्क्ड। PMLA FAQ सेक्शन 21 रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। Q1 PMLA की धारा 21 किससे संबंधित है? उत्तर, धारा 21 जब्त किए गए रिकॉर्ड दस्तावेजों, सीज्ड रिकॉर्ड्स को अपने पास रोके रखने, रिटेंशन की शक्ति से संबंधित है। Q2 रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स का क्या अर्थ है? उत्तर, तलाशी या जब्ती के दौरान प्राप्त दस्तावेज, खातों की किताबें, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जांच निर्णय पूरा होने तक अपने पास रखना। Q3 धारा 21 कब लागू होती है? उत्तर, जब धारा 17 या 18 के तहत रिकॉर्ड या दस्तावेज जब्त किए जाते हैं। Q4 रिकॉर्ड को रोके रखने की अनुमति कौन देता है? उत्तर, रिकॉर्ड को 180 दिनों से अधिक रोके रखने के लिए एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अनुमति अनिवार्य होती है। Q5 रिकॉर्ड कितने समय तक रिटेन किए जा सकते हैं? उत्तर, अधिकतम 180 दिन या जब तक एजुडिकेशन बटा ट्रायल लंबित है। Q6 क्या बिना अनुमति रिकॉर्ड रिटेन किए जा सकते हैं? उत्तर, नहीं। 180 दिनों के बाद एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की स्वीकृति आवश्यक है। Q7 क्या रिकॉर्ड की कॉपी संबंधित व्यक्ति को दी जाती है? उत्तर, हां। यदि व्यक्ति अनुरोध करता है तो प्रमाणित प्रतियां, सर्टिफाइड कॉपीज दी जा सकती है, बशर्ते जांच प्रभावित न हो। Q8 यदि रिकॉर्ड अपराध से संबंधित न हो तो क्या होगा? उत्तर,
यदि रिकॉर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से संबंधित नहीं पाए जाते, उन्हें संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है। Q9 धारा 20 और धारा 21 में मुख्य अंतर क्या है? धारा 20, धारा 21 संपत्ति का रिटेंशन, रिकॉर्ड का रिटेंशन, सीज्ड प्रॉपर्टी, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स, नकद संपत्ति, फाइल डेटा दस्तावेज। Q10 रिकॉर्ड रिटेन करने की कार्रवाई कौन करता है? उत्तर पीएमएलए के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, विशेष रूप से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अनुमति से। Q11 परीक्षा में धारा 21 से क्या पूछा जाता है? उत्तर रिटेंशन पीरियड 180 डेज। सेक्शन 20 वर्सेस 21 सर्टिफाइड कॉपीज का अधिकार, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की भूमिका। एक पंक्ति में धारा 21 का सार। उत्तर धारा 21 के तहत जब्त रिकॉर्ड को एजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अनुमति से 180 दिनों तक रोका जा सकता है। अगर आप चाहें तो अगला हाई यील्ड सेक्शन मैं तुरंत बना सकता हूं। सेक्शन 24 बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत महत्वपूर्ण। सेक्शन पास बेल ट्विन कंडीशंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सेक्शन 50 समन्स एविडेंस पावर्स ऑफ एड। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 22 प्रिजम्पशन एज टू रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी। Q1 पीएमएलए की धारा 22 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 22 ये कानूनी अनुमान, लीगल प्रिजम्पशन स्थापित करती है कि तलाशी जब्ती के दौरान मिली संपत्ति या रिकॉर्ड सही है और आरोपी से संबंधित है। Q2 प्रिजम्पशन का क्या अर्थ है? उत्तर प्रिजम्पशन का अर्थ है कानून द्वारा पहले से मान लिया जाना, जब तक कि इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए। Q3 धारा 22 के अंतर्गत कौन सा अनुमान लगाया जाता है? उत्तर यदि किसी व्यक्ति के पास से दस्तावेज, रिकॉर्ड, संपत्ति मिलती है तो यह माना जाएगा कि वे उसी व्यक्ति के हैं, वे सत्य और सही है, वे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हो सकते हैं। Q4 ये अनुमान कब लागू होता है? उत्तर जब रिकॉर्ड या संपत्ति धारा 17 सर्च सीजर या धारा 18 सर्च ऑफ पर्सन के तहत प्राप्त की जाती है। Q5 क्या ये अनुमान अंतिम कंक्लूसिव होता है? उत्तर नहीं, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है जिसे आरोपी सबूत देकर खंडित, डिस्प्रूव कर सकता है। Q6 धारा 22 और सामान्य साक्ष्य कानून में क्या अंतर है? उत्तर सामान्यतः अभियोजन को सब कुछ साबित करना होता है, लेकिन धारा 22 के तहत प्रारंभिक अनुमान कानून द्वारा बनाया जाता है। Q7 धारा 22 का उद्देश्य क्या है? उत्तर मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सबूत जुटाने की कठिनाई कम करना, जांच एजेंसियों को कानूनी सहायता देना, आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण। Q8 धारा 22 और धारा 24 में क्या संबंध है? उत्तर धारा 22 अनुमान, प्रिजम्पशन, धारा 24 प्रमाण का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। दोनों मिलकर आरोपी पर भार डालती है। Q9 क्या आरोपी को रिकॉर्ड संपत्ति की वैधता साबित करनी होती है? उत्तर हां, आरोपी को यह साबित करना होता है कि संपत्ति अपराध से अर्जित नहीं है या रिकॉर्ड उससे संबंधित नहीं है। Q10 जांच में इस धारा का व्यावहारिक महत्व क्या है? उत्तर यह धारा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को तलाशी में मिले रिकॉर्ड संपत्ति को प्रीम फेसी सबूत के रूप में उपयोग करने में मदद करती है। Q11 परीक्षा में धारा 22 से क्या पूछा जाता है? उत्तर
Presumption under PMLA is given in which section? Is presumption under section 22 rebuttable? सेक्शन 22 वर्सेस सेक्शन 24। एक पंक्ति में धारा 22 का सार। उत्तर, धारा 22 के तहत तलाशी में मिली संपत्ति या रिकॉर्ड के बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि वे सही हैं और संबंधित व्यक्ति के हैं। यदि आप चाहे तो अगला बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन मैं तुरंत बना सकता हूं। सेक्शन 23, प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस। सेक्शन 24, बर्डन ऑफ प्रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 45, बेल ट्विन कंडीशंस। PMLA FAQ, सेक्शन 23, प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस। Q1, PMLA की धारा 23 किससे संबंधित है? उत्तर, धारा 23 परस्परसंबद्ध, इंटरकनेक्टेड लेन देन के मामलों में कानूनी अनुमान, प्रिजम्पशन स्थापित करती है। Q2, इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस का क्या अर्थ है? उत्तर, ऐसे कई लेन देन जो एक दूसरे से जुड़े हों, एक ही श्रृंखला चेन का हिस्सा हों, धन शोधन की प्रक्रिया प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन को दर्शाते हों। Q3, धारा 23 के तहत क्या अनुमान लगाया जाता है? उत्तर, यदि लेन देन की श्रृंखला में एक लेन देन अपराध से जुड़ा पाया जाता है तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि सभी जुड़े लेन देन भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। Q4, यह अनुमान कब लागू होता है? उत्तर, जब अनेक लेन देन आपस में जुड़े हों और उनमें से कम एक लेन देन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से संबंधित सिद्ध हो जाए। Q5, क्या यह अनुमान अंतिम कंक्लूसिव होता है? उत्तर, नहीं, यह रिबटेबल प्रिजम्पशन है। आरोपी सबूत देकर खंडन कर सकता है। Q6, धारा 23 का उद्देश्य क्या है? उत्तर, लेयरिंग टेक्निक्स को तोड़ना, जटिल वित्तीय संरचनाओं के पीछे छिपे अपराध को उजागर करना, अभियोजन की साक्ष्य कठिनाई कम करना। Q7, धारा 22 और धारा 23 में क्या अंतर है? धारा 22, धारा 23, रिकॉर्ड संपत्ति पर अनुमान, लेन देन की श्रृंखला पर अनुमान, सर्च सीजर आधारित, ट्रांजैक्शन लिंकेज आधारित, सिंगल इंस्टेंस, मल्टीपल लिंक्ड ट्रांजैक्शंस। Q8, धारा 23 और धारा 24 का संबंध क्या है? उत्तर, धारा 23 ये मानती है कि जुड़े लेन देन संदिग्ध है। धारा 24 प्रमाण का भार आरोपी पर डालती है। दोनों मिलकर अभियोजन को मजबूत करती है। Q9, क्या आरोपी को हर लेन देन की वैधता साबित करनी होती है? उत्तर, हां, आरोपी को यह दिखाना होता है कि जुड़े हुए लेन देन स्वतंत्र, वैध और अपराध रहित है। Q10, जांच में इस धारा का व्यावहारिक महत्व क्या है? उत्तर, यह धारा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जटिल ट्रांजैक्शन नेटवर्क में समग्र दृष्टि से कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है। Q11, परीक्षा में धारा 23 से क्या पूछा जाता है? उत्तर, इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस प्रिजम्पशन इज इन विच सेक्शन? इज प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 23 रिबटेबल? सेक्शन 22 वर्सेस 23 वर्सेस 24। एक पंक्ति में धारा 23 का सार। उत्तर, धारा 23 के तहत यदि लेन देन की श्रृंखला में एक लेन देन अपराध से जुड़ा हो तो सभी जुड़े लेन देन को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित माना जाता है जब तक विपरीत सिद्ध न हो। अगर आप चाहें तो अगला हाई यील्ड भाग मैं तुरंत बना सकता हूं। सेक्शन 24, बर्डन ऑफ प्रूफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 45, बेल ट्विन कंडीशंस। सेक्शन 50, समन्स पावर्स ऑफ एड। PMLA FAQ, सेक्शन 24, बर्डन ऑफ प्रूफ। Q1,
पीएमएलए की धारा 24 किससे संबंधित है? उत्तर, धारा 24 ये निर्धारित करती है कि धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में प्रमाण का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, आरोपी पर होता है, न कि अभियोजन पर। Q2, सामान्य आपराधिक कानून से ये कैसे अलग है? उत्तर, सामान्यतः आपराधिक कानून में अभियोजन, प्रोसिक्यूशन को अपराध सिद्ध करना होता है, लेकिन पीएमएलए की धारा 24 में आरोपी को यह साबित करना होता है कि संपत्ति अपराध से अर्जित नहीं है। Q3, धारा 24 के अंतर्गत आरोपी को क्या साबित करना होता है? उत्तर, आरोपी को यह सिद्ध करना होता है कि संपत्ति प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है या वो मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त नहीं है। Q4, धारा 24 कब लागू होती है? उत्तर, जब किसी व्यक्ति पर धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप लगाया जाता है। Q5, क्या यह प्रमाण का भार पूर्ण, एब्सोल्यूट है? उत्तर, नहीं, यह रिबटेबल बर्डन है। आरोपी वैध दस्तावेज, खातों, स्रोत आदि दिखाकर इसे खंडित, डिस्चार्ज कर सकता है। Q6, धारा 22, 23 और 24 का आपसी संबंध क्या है? उत्तर, धारा भूमिका 22, रिकॉर्ड संपत्ति पर अनुमान, 23, जुड़े लेन देन पर अनुमान, 24, प्रमाण का भार आरोपी पर। ये तीनों मिलकर रिवर्स बर्डन रेजीम बनाती है। Q7, धारा 24 का उद्देश्य क्या है? उत्तर, मनी लॉन्ड्रिंग की जटिल प्रकृति से निपटना, लेयरिंग और बेनामी संरचनाओं को तोड़ना, जांच एजेंसियों को प्रभावी बनाना। Q8, क्या यह धारा संविधान के विरुद्ध है? उत्तर, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक रूप से वैध माना है, विशेष कानून होने के कारण। Q9, जांच में धारा 24 का व्यावहारिक प्रभाव क्या है? उत्तर, यह धारा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को आरोपी से वैध स्रोत का स्पष्टीकरण मांगने का कानूनी आधार देती है। Q10, क्या आरोपी मौन, साइलेंस रह सकता है? उत्तर, आरोपी को स्वारोपण से संरक्षण है, लेकिन धारा 24 के कारण मौन रहने से प्रतिकूल अनुमान लग सकता है। Q11, परीक्षा में धारा 24 से क्या पूछा जाता है? उत्तर, बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर पीएमएलए लाइज ऑन whom? Which section creates reverse burden of proof? सेक्शन 22, 23, 24 का संबंध। एक पंक्ति में धारा 24 का सार, गोल्डन लाइन। उत्तर, धारा 24 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में यह सिद्ध करने का दायित्व आरोपी पर होता है कि संपत्ति अपराध से अर्जित नहीं है। अगर आप चाहें तो अगला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला भाग मैं तुरंत बना सकता हूं। सेक्शन 45, बेल ट्विन कंडीशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 50, समन्स, एविडेंस पावर्स ऑफ एड। सेक्शन 65, 71, सीआरपीसी एप्लीकेबिलिटी ओवरराइडिंग इफेक्ट। पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 25, अपीलेट ट्राइब्यूनल। Q1, पीएमएलए की धारा 25 किससे संबंधित है? उत्तर, धारा 25 अपील अधिकरण, अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्थापना से संबंधित है। Q2, अपीलेट ट्राइब्यूनल का उद्देश्य क्या है? उत्तर, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों का निपटारा करना, पीएमएलए के तहत पारित आदेशों की न्यायिक समीक्षा प्रदान करना। Q3, अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्थापना कौन करता है? उत्तर, केंद्रीय सरकार द्वारा अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्थापना की जाती है। Q4, अपीलेट ट्राइब्यूनल की संरचना कैसी होती है? उत्तर, इसमें एक चेयरपर्सन,
एक या अधिक सदस्य मेंबर्स हो सकते हैं, जैसा सरकार अधिसूचित करे। Q5 अपीलेट ट्राइब्यूनल किन आदेशों के विरुद्ध अपील सुनता है? उत्तर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश, निर्धारित प्राधिकरण के आदेश जहां लागू हो। Q6 क्या अपीलेट ट्राइब्यूनल न्यायालय है? उत्तर नहीं, ये न्यायालय नहीं बल्कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पर इसे सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त है। Q7 अपीलेट ट्राइब्यूनल की शक्तियां क्या है? उत्तर अपील स्वीकार अस्वीकार करना, आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण, रिकॉर्ड मंगाना, सुनवाई करना। Q8 अपीलेट ट्राइब्यूनल के आदेश के विरुद्ध अगला उपाय क्या है? उत्तर अपीलेट ट्राइब्यूनल के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील सेक्शन 42 की जा सकती है। Q9 धारा 14 और धारा 25 का संबंध क्या है? उत्तर धारा 14 सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित, धारा 25 वैकल्पिक वैधानिक उपाय अपीलेट ट्राइब्यूनल। Q10 अपीलेट ट्राइब्यूनल की भूमिका जांच में क्या है? उत्तर ये अपीलेट ट्राइब्यूनल अंडर पीएमएलए के तहत पारित आदेशों पर चेक्स एंड बैलेंसेस प्रदान करता है। Q11 परीक्षा में धारा 25 से क्या पूछा जाता है? उत्तर अपीलेट ट्राइब्यूनल इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ पीएमएलए? इज अपीलेट ट्राइब्यूनल अ कोर्ट? रेमेडीज अगेंस्ट एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर्स। एक पंक्ति में धारा 25 का सार। उत्तर धारा 25 के तहत पीएमएलए में अपीलों के निपटारे के लिए अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्थापना की जाती है। अगर आप चाहें तो अगला लॉजिकल नेक्स्ट पार्ट मैं तुरंत बना सकता हूं। सेक्शन 26 अपील्स टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, सेक्शन 42 अपील टू हाई कोर्ट, सेक्शन 45 बेल ट्विन कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएमएलए एफएक्यू सेक्शन 26 अपील्स टू अपीलेट ट्राइब्यूनल। Q1 पीएमएलए की धारा 26 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 26 एजुडिकेटिंग अथॉरिटी और जहां लागू हो अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील की प्रक्रिया बताती है। Q2 अपील कौन कर सकता है? उत्तर प्रभावित व्यक्ति, अग्रीव्ड पर्सन, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, कोई अन्य प्राधिकरण जिसे आदेश से क्षति हुई हो। Q3 अपील किसके समक्ष दायर होती है? उत्तर अपीलेट ट्राइब्यूनल अंडर पीएमएलए के समक्ष। Q4 अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? उत्तर सामान्यतः 45 दिन आदेश की प्राप्ति की तिथि से। पर्याप्त कारण होने पर ट्राइब्यूनल देरी माफ कर सकता है। Q5 अपील किन आदेशों के विरुद्ध होती है? उत्तर कुर्की की पुष्टि निरस्तीकरण, जब्ती वापसी से जुड़े आदेश, धारा 12-13 से संबंधित दंडात्मक आदेश जहां लागू। Q6 क्या अपील पर स्वतः स्थगन स्टे मिल जाता है? उत्तर नहीं, स्टे अलग से मांगना होता है, ट्राइब्यूनल विवेक से देता है। Q7 अपीलेट ट्राइब्यूनल की शक्तियां क्या है? उत्तर आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण, रिकॉर्ड मंगाना, साक्ष्य देखना, न्यायोचित निर्देश जारी करना। Q8 क्या ट्राइब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है? उत्तर हां। सुनवाई का अवसर, कारणयुक्त आदेश अनिवार्य। Q9 ट्राइब्यूनल के आदेश के विरुद्ध अगला उपाय क्या है? उत्तर हाई कोर्ट में अपील सेक्शन 42 विधि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। Q10 धारा 14
25 और 26 का आपसी संबंध क्या है? उत्तर: धारा 14 सिविल कोर्ट का अधिकार वर्जित। धारा 25 अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्थापना। धारा 26 ट्राइब्यूनल में अपील की प्रक्रिया। Q11 परीक्षा में धारा 26 से क्या पूछा जाता है? उत्तर: अपील की समय सीमा 45 दिन। कौन अपील कर सकता है? स्टे स्वतः नहीं मिलता। अगला रेमेडी सेक्शन 42। एक पंक्ति में धारा 26 का सार। उत्तर: धारा 26 के तहत एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेशों के विरुद्ध 45 दिनों में अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील की जा सकती है। यदि आप चाहें तो आगे बढ़े। सेक्शन 27 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 42 अपील टू हाई कोर्ट। सेक्शन 45 बेल ट्विन कंडीशंस मोस्ट आस्क्ड। PMLA FAQ सेक्शन 27 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। Q1 PMLA की धारा 27 किससे संबंधित है? उत्तर: धारा 27 अपराध से अर्जित संपत्ति प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंतरण ट्रांसफर को नियंत्रित अमान्य करने से संबंधित है। Q2 धारा 27 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: आरोपी द्वारा संपत्ति को तीसरे पक्ष में स्थानांतरित करके कुर्की जब्ती से बचने की कोशिश को रोकना। Q3 धारा 27 के अनुसार कौन सा अंतरण अमान्य माना जाता है? उत्तर: यदि कोई व्यक्ति जांच कार्यवाही के दौरान या बाद संपत्ति का अंतरण करता है और वो अंतरण PMLA की कार्रवाई को विफल करने के उद्देश्य से है, तो ऐसा अंतरण अमान्य वॉइड माना जा सकता है। Q4 क्या सभी ट्रांसफर स्वतः अमान्य हो जाते हैं? उत्तर: नहीं, केवल वही अंतरण अमान्य होंगे जो बुरी नियत मालाफाइड से किए गए हों और PMLA की कार्रवाई से बचने के लिए हों। Q5 बोनाफाइड परचेसर का क्या होगा? उत्तर: यदि तीसरा पक्ष सद्भावना बोनाफाइड से उचित मूल्य एडिक्वेट कंसिडरेशन देकर बिना जानकारी के संपत्ति खरीदता है, तो उसके अधिकारों पर विचार किया जा सकता है तथ्य आधारित। Q6 धारा 27 किस चरण में लागू होती है? उत्तर: जांच के दौरान, कुर्की पुष्टि के बाद, जब्ती की कार्यवाही के समय, किसी भी चरण में यदि अवैध अंतरण पाया जाए। Q7 धारा 5, 8 और 27 का आपसी संबंध क्या है? उत्तर: धारा 5 अस्थायी कुर्की, धारा 8 पुष्टि जब्ती, धारा 27 कुर्की जब्ती से बचने हेतु किए गए अंतरण को निष्प्रभावी करना। Q8 ऐसे अंतरण को कौन चुनौती देता देखता है? उत्तर: एजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपील में अपीलेट ट्राइब्यूनल तथ्यों के आधार पर तय करते हैं। जांच में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भूमिका होती है। Q9 परीक्षा में धारा 27 से क्या पूछा जाता है? उत्तर: ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू डिफीट PMLA प्रोसीडिंग्स, बोनाफाइड परचेसर का संरक्षण। सेक्शन 5/8 से लिंक। एक पंक्ति में धारा 27 का सार। उत्तर: धारा 27 के तहत PMLA की कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से किया गया संपत्ति का अंतरण अमान्य माना जा सकता है। यदि आप चाहें तो आगे बढ़े। सेक्शन 28 कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 42 अपील टू हाई कोर्ट। सेक्शन 45 बेल ट्विन कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। PMLA FAQ सेक्शन 28 कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। Q1 PMLA की धारा 28 किससे संबंधित है? उत्तर: धारा 28 ये सुनिश्चित करती है कि PMLA के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही किसी तकनीकी कारण से रुके या समाप्त न हो
और वो निरंतर जारी रहें। Q2 कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स का क्या अर्थ है? उत्तर, यदि किसी मामले में पक्षकार बदल जाए, संपत्ति स्थानांतरित हो जाए या प्रक्रिया के दौरान कोई परिवर्तन हो, तब भी पीएमएलए की कार्यवाही वैध रूप से आगे चलती रहेगी। Q3 धारा 28 की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर, ताकि आरोपी संपत्ति का अंतरण करके तकनीकी आपत्तियां उठाकर कानूनी प्रक्रिया से बच न सके। Q4 क्या संपत्ति के ट्रांसफर से कार्यवाही समाप्त हो जाती है? उत्तर, नहीं। धारा 28 स्पष्ट करती है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बावजूद कार्यवाही जारी रहेगी। Q5 ये धारा किन कार्यवाहियों पर लागू होती है? उत्तर, कुर्की, अटैचमेंट, जब्ती, कॉन्फिस्केशन, अपील, अन्य सभी पीएमएलए प्रोसीडिंग्स। Q6 क्या तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी के आने से मामला खत्म हो जाता है? उत्तर, नहीं। यदि संपत्ति पीएमएलए कार्यवाही का विषय है तो तीसरे पक्ष के जुड़ने से भी कार्यवाही समाप्त नहीं होती। Q7 धारा 27 और धारा 28 में क्या अंतर है? उत्तर, धारा 27 अवैध दुर्भावनापूर्ण ट्रांसफर को अमान्य करना, धारा 28 ट्रांसफर या परिवर्तन के बावजूद कार्यवाही जारी रखना। Q8 जांच एजेंसी की भूमिका क्या रहती है? उत्तर, जांच और प्रवर्तन में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट धारा 28 के आधार पर यह सुनिश्चित करती है कि कार्यवाही बीच में न रुके। Q9 परीक्षा में धारा 28 से किस प्रकार का प्रश्न आता है? उत्तर, Which section provides for continuation of proceedings under PMLA? Does transfer of property stop PMLA proceedings? Q10 एक पंक्ति में धारा 28 का सार। उत्तर, धारा 28 के तहत संपत्ति के अंतरण या अन्य परिवर्तनों के बावजूद पीएमएलए की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है। पीएमएलए FAQ सेक्शन 29 रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी। Q1 पीएमएलए की धारा 29 किससे संबंधित है? उत्तर, धारा 29 जब्त, कॉन्फिस्केटेड, संपत्ति की पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन से संबंधित है, यानी उचित मामलों में संपत्ति को पीड़ित दावेदार को वापस देना। Q2 रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी का क्या अर्थ है? उत्तर, जब अदालत प्राधिकरण यह पाता है कि किसी वैध दावेदार ने सद्भावना, बोनाफाइड से उचित मूल्य देकर संपत्ति प्राप्त की थी, तो जब्त संपत्ति को उसे लौटाया जा सकता है। Q3 धारा 29 कब लागू होती है? उत्तर, जब धारा 8(5) के तहत संपत्ति जब्त हो चुकी हो और कोई तीसरा पक्ष पीड़ित वैध दावा प्रस्तुत करे। Q4 पुनर्स्थापना के लिए कौन पात्र हो सकता है? उत्तर, बोनाफाइड परचेसर बटा क्लेमेंट, ऐसा व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी नहीं थी, जिसने उचित प्रतिफल देकर संपत्ति प्राप्त की हो। Q5 कौन तय करता है कि संपत्ति लौटाई जाए या नहीं? उत्तर, ये निर्णय न्यायालय निर्धारित प्राधिकरण तथ्यों के आधार पर करता है। जांच तथ्य प्रस्तुत करने में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भूमिका रहती है। Q6 क्या हर तीसरे पक्ष को स्वतः लाभ मिल जाता है? उत्तर, नहीं। दावेदार को बोना फाइड होना और अज्ञानता साबित करनी होती है। दुर्भावनापूर्ण मालाफाइड दावे अस्वीकार किए जाते हैं। Q7 धारा 27 और धारा 29 में क्या अंतर है? उत्तर, धारा 27 दुर्भावनापूर्ण ट्रांसफर को अमान्य करना,
धारा 29 बोना फाइड दावेदार को राहत पुनर्स्थापना देना। Q8 धारा 9 10 से इसका संबंध क्या है? उत्तर धारा 9 संपत्ति का सरकार में निहित होना। धारा 10 प्रबंधन। धारा 29 अपवाद स्वरूप वैध दावेदार को वापसी। Q9 परीक्षा में धारा 29 से क्या पूछा जाता है? उत्तर रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? बोना फाइड परचेसर की शर्तें। सेक्शन 27 वर्सेस 29। अगर आप चाहें तो आगे बढ़े। सेक्शन 42 अपील टू हाई कोर्ट। सेक्शन 45 बेल ट्विन कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 50 समन्स एविडेंस पावर्स ऑफ एड। PMLA FAQ सेक्शन 30 पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। Q1 PMLA की धारा 30 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 30 ये प्रावधान करती है कि विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट को PMLA के तहत केंद्रीय सरकार जैसी कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी ताकि वो प्रभावी रूप से मामलों का निपटारा कर सके। Q2 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां क्या अर्थ है? उत्तर इसका अर्थ है कि विशेष न्यायालय आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है, संपत्ति कार्यवाही के संबंध में आदेश दे सकता है, जैसा कि अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी हो। Q3 धारा 30 क्यों आवश्यक है? उत्तर मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में तेज और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए, ट्रायल के दौरान प्रशासनिक प्रक्रियात्मक बाधाएं दूर करने के लिए। Q4 धारा 30 किस चरण में लागू होती है? उत्तर जब मामला विशेष न्यायालय में विचाराधीन ट्रायल स्टेज होता है। Q5 क्या धारा 30 के तहत स्पेशल कोर्ट स्वतंत्र रूप से आदेश दे सकता है? उत्तर हां, स्पेशल कोर्ट अधिनियम के अनुरूप स्वतंत्र न्यायिक आदेश पारित कर सकता है। Q6 क्या यह शक्ति जांच एजेंसी से अलग है? उत्तर हां, जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट करती है, जबकि धारा 30 के तहत शक्तियां न्यायालय को दी गई है। Q7 क्या धारा 30 का अर्थ यह है कि न्यायालय सरकार बन जाता है? उत्तर नहीं, इसका अर्थ केवल यह है कि अधिनियम के सीमित उद्देश्यों के लिए विशेष न्यायालय को सक्षम शक्तियां दी गई है। Q8 धारा 30 और धारा 44 स्पेशल कोर्ट्स में क्या अंतर है? उत्तर धारा 30 स्पेशल कोर्ट की शक्तियां, धारा 44 स्पेशल कोर्ट का क्षेत्राधिकार और ट्रायल। Q9 परीक्षा में धारा 30 से क्या पूछा जाता है? उत्तर Which section confers powers on special court under PMLA? Section 30 relates to what? Section 31 Appeal to Special Court Procedure. Section 44 Special Courts very important. Section 45 Bail twin conditions most asked. PMLA FAQ Section 31 Procedure powers of Special Court. Q1 PMLA की धारा 31 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 31 विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट की कार्यविधि, प्रोसीजर और शक्तियों पावर्स से संबंधित है। Q2 स्पेशल कोर्ट किस कानून के अनुसार कार्य करता है? उत्तर विशेष न्यायालय सामान्यतः क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के अनुसार कार्य करता है, जब तक PMLA में विशेष प्रावधान न हो। Q3 क्या स्पेशल कोर्ट को सत्र न्यायालय सेशंस कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं? उत्तर हां, स्पेशल कोर्ट को सेशंस कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। Q4 स्पेशल कोर्ट किन अपराधों का विचारण करता है? उत्तर PMLA के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध सेक्शन 3, संबंधित अनुसूचित अपराध
यदि एक साथ ट्रायल उचित हो। Q5 क्या स्पेशल कोर्ट सीधे संज्ञान कॉग्निजेंस ले सकता है? उत्तर हां। स्पेशल कोर्ट एड की शिकायत कंप्लेंट पर सीधे संज्ञान ले सकता है। मजिस्ट्रेट के कमिटल की आवश्यकता नहीं। Q6 क्या आरोपी को सामान्य CRPC अधिकार मिलते हैं? उत्तर हां। जमानत, वकील, सुनवाई आदि अधिकार CRPC प्लस PMLA के विशेष प्रावधानों के अधीन मिलते हैं। Q7 स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही खुली होती है या बंद? उत्तर सामान्यतः खुली अदालत में होती है, पर आवश्यक होने पर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। Q8 क्या स्पेशल कोर्ट जुर्माना जब्ती का आदेश दे सकता है? उत्तर हां। दोष सिद्धि पर स्पेशल कोर्ट सजा सेक्शन 4, जब्ती सेक्शन 8, 5 का आदेश दे सकता है। Q9 जांच एजेंसी और स्पेशल कोर्ट की भूमिकाएं कैसे अलग हैं? उत्तर जांच प्रवर्तन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ट्रायल निर्णय स्पेशल कोर्ट। Q10 धारा 30, 31 और 44 का आपसी संबंध क्या है? उत्तर धारा 30 स्पेशल कोर्ट की शक्तियां, धारा 31 प्रक्रिया और कार्यविधि, धारा 44 क्षेत्राधिकार और ट्रायल। Q11 परीक्षा में धारा 31 से क्या पूछा जाता है? उत्तर प्रोसीजर ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर PMLA इज गवर्न्ड बाय विच लॉ? कैन स्पेशल कोर्ट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस? सेक्शन 30 वर्सेस 31। एक पंक्ति में धारा 31 का सार। उत्तर धारा 31 के तहत स्पेशल कोर्ट PMLA के विशेष प्रावधानों के अधीन CRPC के अनुसार कार्य करता है। अगर आप चाहें तो आगे बढ़े। सेक्शन 42 अपील टू हाई कोर्ट, सेक्शन 44 स्पेशल कोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 45 बेल ट्विन कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, PMLA FAQ